हेलो एवरीवन। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि रोआनजू एक दफा तो अपने घर से सारा सामान लेकर कहीं और चली गई है। वो कहीं डिसअपियर होने नहीं गई थी बल्कि इंस्पिरेशन लेने के लिए गई थी। वो एक दूर के विलेज में गई थी जिसका नाम शनाओ था। दूसरी तरफ मिंगजिंग और लॉयर लियू आपस में कोऑपरेशन करते हैं और लॉयर लियू मिंगजिंग के बिहाफ पर चुआन से मिलने के लिए जाता है। वो उससे कहता है कि मेरी क्लाइंट ने बताया है कि इस सारे समय तुमने उससे काफी एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भी लिए हैं और इसके साथ साथ तुमने उसे चीट भी किया है। वो बोलता है मैंने उसे शादी का वादा किया था, वो अपनी मर्जी से मुझे गिफ्ट देती थी। लियो उससे कहता है कि शादी के वादे के साथ ही तुम उसे चीट करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। चुआन तो अभी भी अपनी गलती पर डटा हुआ था। उससे कहने लगता है कितने सालों से मैं एक ही चेहरा देख देख कर थक गया था, तुम भी लड़के हो, मेरी सिचुएशन को समझ सकते हो। दूसरी तरफ मुझे एक ग्लोइंग चेहरा दिखा जो मुझे प्रमोशन भी दे सकता था, तो मैं उस तरफ अट्रैक्ट हो गया, दैट्स ऑल। चुआन को ये नहीं पता था कि बाजू में बैठी हुई मिंगजिंग चोरी चोरी ये सारा कुछ सुन रही है। इन दी एंड वो आती है और जो लास्ट टाइम उसने नहीं किया था आपकी दफा पूरा करती है। चुआन को थप्पड़ मारती है और कहती है कि मुझे शर्म आ रही है, डिस्गस्टिंग फील हो रहा है खुद से कि तुम इतना अरसा मेरे बॉयफ्रेंड रहे हो, और फिर उसे ट्रैश बोलती हुई वहां से चली जाती है। इस सारा समय लियू ने उसकी बहुत अच्छे से साइड ली थी, ऑल्दो उसे पता भी नहीं था कि मिंगजिंग ये सारा कुछ सुन रही है, और बस इसी वजह से मिंगजिंग की नजरों में लियू की रिस्पेक्ट काफी बढ़ जाती है। और लियू को भी कहीं ना कहीं मिंगजिंग का ये दबंग स्टाइल बहुत पसंद आया था। वो कहने लगी थी इन दी एंड कि ये मेरे थॉट्स के भी काबिल नहीं है, मैं इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचूंगी बल्कि अपनी लाइफ को अच्छे से जीऊंगी। दूसरी तरफ हमें रोआनयू को दिखाते हैं। वो शनाओ में पहुंच गई थी और यहाँ पर उसने एक होम स्टे चूज किया था। ये छोटा सा विलेज था, यहाँ पर कोई फैंसी होटल्स नहीं थे बल्कि होम स्टे को उन्होंने इतना वार्मिंग प्लेस बनाया हुआ था कि वहां जाते ही रोआनयू को बहुत सारी इंस्पिरेशंस भी मिलती हैं और साथ ही साथ फनी और लोकल एक्सपीरियंसेस भी देखने को मिलते हैं। अब हमें दिखाते हैं लॉ फर्म का सीन। लॉयर लियू यही कह रहा था सारों को कि इस साल तुम में से कौन लोग हैं जो वॉलंटरीली जाएंगे चैरिटी के लिए, लोगों को लीगल इन्फॉर्मेशन देने, और इस दफा उन्होंने भी शनाओ को ही चूज किया था। ये एक छोटा विलेज था और यहाँ के लोग ज्यादातर नॉलेजेबल नहीं थे, उनमें लीगल नॉलेज बढ़ाने के लिए ये लोग चैरिटी वर्क पर जाएंगे। ज्यादातर लोग तो इनकार कर देते हैं। हॉय सॉन्ग भी कहता है कि मुझे तो जल्दी यूएस से वापस जाना है, वहाँ के केसेस की तैयारी भी करनी है। वेल इन दी एंड लियो उससे कहता है ठीक है तुम्हारी मर्जी, और साथ ही साथ पास बैठा उसे एक पोस्ट दिखाता है जो कि रोआनयू की थी। उसने शनाओ की ही पोस्ट लगाई हुई थी। ये सुनते ही हॉय सॉन्ग कहता है मेरे अंदर इतना लोगों के लिए दर्द है कि उनकी हेल्प किए बगैर तो मैं रह ही नहीं सकता, इस वर्क पर मैं जाऊंगा। लेकिन लियो से तंग करता है और कहता है कि तुम्हारे पास तो यहाँ का लाइसेंस ही नहीं है, तुम क्या जाओगे। तो वो ऐसा करता है कि तुरंत ही अपने साथ एक जूनियर को अटैच कर लेता है। कहता है इसके पास है ना लाइसेंस, मैं इसकी सिर्फ हेल्प करूंगा। वेल अब फाइनली वो लोग उसी शहर में पहुंच चुके थे। अब इन दोनों लॉयर्स की यही प्लानिंग थी कि यहाँ पर सबसे पहले तो एक स्टॉल लगाएंगे जहाँ पर फ्री एग्स रखेंगे, वहाँ के लोकल लोगों को अपने पास इकट्ठा करेंगे और फिर साथ ही साथ उनसे बातों ही बातों में उन्हें अपनी इन्फॉर्मेशन देकर उन्हें हेल्प की ऑफर भी करेंगे। लेकिन उसी टाइम पर हमें होम स्टे का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर एक आंटी चाय भी बैठी हुई थी जो यही कह रही थी रोआनयू को कि अक्सर यहाँ पर कुछ लोग हमें पागल बनाने आते रहते हैं, खुद को बड़े प्रोफेशन के दिखाते हैं, पहले तो फ्री एग्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और फिर उसके बाद खुद को डॉक्टर या नर्स या फिर कभी और प्रोफेशन का बोलकर हमें किसी न किसी स्कैम में फंसाकर हमारे पैसे लूट कर ले जाते हैं। आपकी दफा ऐसे लोग यहाँ आए तो हम उनकी खूब पिटाई लगाएंगे। इतने में एक बच्चा आकर बताता है कि ऐसे ही कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं और इस दफा तो वो खुद को लॉयर्स बता रहे हैं। ये सुनते ही आंटी कहने लगती है कि वो लॉयर्स नहीं बल्कि लायर्स होंगे। वेल अब 3-4 आंटियां वहां पहुंच जाती हैं। हॉय सॉन्ग और चंद उनसे बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, लेकिन उन आंटियों ने मन ही मन में कोई ग्रूज रखा हुआ था कि उन्हीं स्कैमर्स के साथी होंगे जो हमें पहले लूट कर गए थे। अब जैसे ही हॉय सॉन्ग उनको एक ऑफर करता है कि हम आपकी हेल्प कर सकते हैं तो वो तुरंत ही मान जाती हैं और अगले सीन में हॉय सॉन्ग ट्रेडिशनल सा फोक ड्रेस पहने हुए राइस केक बनाने की तैयारी कर रहा था। उन बेचारों के तो हाथ भी थक गए थे। इन दी एंड उन्हें लगता है कि जब हमारा काम पूरा हो गया तो आंटी आकर उन्हें बताती है कि तो सिर्फ मेरे राइस केक थे और भी बहुत सारे लोग हैं जो तुम लोगों से हेल्प चाहते हैं, तुम लोग हेल्प करने ही तो आए थे, अब करो ना। वेल उन आंटियों को ये आइडिया किसी और ने नहीं बल्कि रोआनयू ने ही दिया था।
अब वो आंटी को ये बात एक्सप्लेन करना चाहते थे। आंटी कहती हैं ठीक है, एक रिप्रेजेंटेटिव आ जाए जिसके पास लॉयर्स लाइसेंस है और वो लाइसेंस दिखाकर हमसे बात कर सकता है। अब हॉय सॉन्ग तो साइड पर था, लेकिन वो ब्लूटूथ के थ्रू अपने फ्रेंड से कनेक्टेड रहता है। दूसरी तरफ रॉन यू भी आंटी के साथ कनेक्टेड थी उन्हें मॉरल सपोर्ट देने के लिए। अब दोनों पार्टीज आपस में कुछ बात कर रहे थे। एक्चुअली वो बात दोनों पार्टीज आपस में नहीं बल्कि हॉय सॉन्ग और रॉन यू ही कर रहे होते हैं। लेकिन इन दी एंड आंटी कुछ जज्बाती हो जाती हैं और उनका ब्लूटूथ भी गिर जाता है। कॉल डिस्कनेक्टेड हो गई थी और उन दोनों मेन लीड्स का तो आपस में आमना सामना हो ही जाता है। रॉन यू जैसे ही हॉय सॉन्ग को देखती है, इतनी दूर आकर भी इसकी शक्ल देख ली है, वो तो वहां से भागने की करती है पर वो उसे रोक लेता है। और फिर जैसे ही वो हॉय सॉन्ग को इस हुलिये में देखती है तो बस उसकी तो हंसी ही कंट्रोल नहीं हो रही थी। इन दी एंड वो सारे गाँव वालों को विश्वास दिलाती है कि वाकई लॉयर्स हैं, कोई लायर्स नहीं। अब आंटी उनसे सॉरी करती है और हॉय सॉन्ग से कहती है कि मैं किस तरह से कॉम्पनसेट कर सकती हूँ। तो हॉय सॉन्ग उनसे कहने लगता है कि हमें एक रहने के लिए जगह चाहिए, क्या आप अरेंज कर देंगी। और आंटी उन्हें उसी होम स्टे में ठहरा देती है जहाँ पर रॉन यू भी ठहरी हुई थी। और बस यही तो हॉय सॉन्ग चाहता था। रॉन यू अब यही बात मिंग यिंग को बताती है। मिंग यिंग उससे कहने लगती है कि मुझे ये कोई इत्तेफाक नहीं लग रहा, मुझे लगता है कि वो खुद तुम्हारे पीछे आया है। और क्या इससे ये नहीं महसूस हो रहा कि वो गिल्टी फील कर रहा है और तुम्हें मनाना चाहता है। और फिर इसी के साथ ही उन्हें शी कैन के गाने की आवाजें आने लगती हैं। रॉन यू भागकर बाहर जाकर देखती है और हॉय सॉन्ग भी देखने के लिए आया था कि कहीं तीसरा व्हील तो यहाँ नहीं पहुंच गया। लेकिन इनफैक्ट कोई था जो मास्क लगाकर और कैप लगाकर बहुत अच्छा सा डांस कर रहा था। लेकिन जब उसने अपना फेस रिवील किया था तो वो शी कैन नहीं बल्कि कोई शाशा था। ये उन्हें आंटी का भाई था जो कि शी कैन का फैन था और साथ ही साथ खुद भी एक सुपरस्टार बनना चाहता था। ये बनना तो सिंगर चाहता था लेकिन बोलने में भी बहुत अच्छा था। और एक दफा तो ये कहने लगता है कि क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि जब भी हॉय सॉन्ग और रॉन यू आमने सामने बैठे थे कोई भी बात नहीं करते थे। लेकिन जैसे ही उनकी नजरें आपस में मिलती थी तो ऐसा लगता था कि कोई स्पार्क सा हुआ है और बस उसके बाद नजरें चुरा लेते थे। यहाँ पर शाशा हॉय सॉन्ग की काफी तारीफ करता है कि ये सूट आपको बहुत सूट कर रहा है। लेकिन रॉन यू तो मन ही मन में कह रही थी कि सिर्फ सूट ही नहीं बल्कि कैरेक्टर भी अच्छा होना चाहिए। अब एक फेस्टिवल आने वाला था तो शाम के समय आंटी सजेस्ट करती हैं कि क्यों ना हम लोग नाइट मार्केट देखने के लिए जाएं। नाइट मार्केट में बहुत सारे लोकल एडवेंचर्स वो लोग कर सकते थे। जैसे ही रॉन यू ये बात सुनती है तो बहुत खुश और एक्साइटेड नजर आती है। हॉय सॉन्ग कहने लगता है कि मैं भी आज फ्री हूँ, क्यों ना मैं भी चलूं। और जैसे ही रॉन यू उसके जाने का सुनती है तो तुरंत ही कहती है मैं थक गई हूँ, मैं तो सोने जा रही हूँ। अब बेचारे हॉय सॉन्ग को बहुत बुरा फील होता है। वो अकेला तो कभी नहीं जाना चाहता था तो चुपचाप बैठा रहता है अपना काम करने के लिए कि शायद मुझे ना जाता देखकर रॉन यू चली जाए, लेकिन वो भी नहीं जाती। न्यू ईयर्स ईव थी और उसी समय स्कूल में भी फायरवर्क्स का सीन था। सिस्टर शी यहाँ पर कुछ फोटोज बनाती है और यही फोटो अपने भैया को सेंड करके कहती है कि भाई क्या ये सीन वैसा नहीं लग रहा कि जब आपने रोहन भाभी का हाथ पकड़ा था। और बस हॉय सॉन्ग को भी वही दिन याद आने लगते हैं। बहुत सालों बाद न्यू ईयर्स ईव पर वो लोग एक दूसरे के करीब करीब थे। उधर रॉन यू का गुस्सा भी थोड़ा ठंडा हो गया था। उसे लगता था हमेशा से वो खुद को फूल बना बैठती है और उसकी पर्सनैलिटी हॉय सॉन्ग के सामने कुछ भी नहीं है, बिल्कुल मैचिंग नहीं लगती। लेकिन आज के दिन उसे थोड़ी करेज आई थी जब उसने इस तरह से उसे राइस केक बनाते हुए फोक ड्रेस में देखा था। तो वो बिल्कुल भी पुराने स्टाइल में एलिगेंट टाइप का पर्सन नहीं लग रहा था। पहली दफा था कि जब रॉन यू को उसका मजाक उड़ाने का मौका मिला था और इस तरह से उसका कुछ गुस्सा तो ठंडा हो ही चुका था। अब नेक्स्ट डे विलेज के लोगों ने एक घर में इकट्ठे होना था। लेकिन जैसे ही लॉयर्स वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं इतनी इंसल्ट। यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही लोग हैं, क्राउड भी नहीं कह सकते इसे, क्राउड में तो 3 लोग होते हैं कम से कम। उन दोनों का दिल टूटता उससे पहले ही एक विलेजर आकर उनको बताती है कि पॉइंट हमने चेंज कर दिया है क्योंकि ये जगह छोटी थी और आपसे मिलने के लिए ज्यादा लोग आए हुए थे। अब फाइनली वो लोग जाते हैं और वहां तो पूरा कोर्टयार्ड ही भरा हुआ था। बहुत से लोग थे जो उनसे मिलने के लिए और लीगल सजेशंस लेने के लिए आए हुए थे। ये देखते ही उन दोनों लॉयर्स को बहुत खुशी होती है। लेकिन मजे की बात यह है कि वो लोग हॉय सॉन्ग से ज्यादा चन को रिस्पेक्ट दे रहे थे क्योंकि ऑफ कोर्स उसके पास तो लॉयर्स लाइसेंस था। और साथ ही साथ हॉय सॉन्ग को हिम्मत भी दिलाते थे कि बेशक तुम उससे सीनियर लगते हो लेकिन एक दिन तुम भी ये पास कर लोगे। हॉय सॉन्ग इतना हम्बल था कि बस इसी तरह से ही खुश था। वो वहाँ के लोगों की बातें सुनता है और वो दोनों मिलकर उन्हें बहुत सारी सजेशंस भी देते हैं। इस तरह समय रॉन यू भी वहाँ कोर्टयार्ड में आकर बैठी हुई थी क्योंकि ये उसी होम स्टे में रहती थी। वहाँ पर लोगों को देख रही थी, बहुत सी चीजें नोट डाउन कर रही थी अपने नेक्स्ट नॉवल के लिए और उसने फाइनली राइटिंग भी स्टार्ट कर दी हुई थी।
वेल जब सारे लोग फ्री हो जाते हैं तो चैन यहाँ पर रोआन यू को बैठे देखता है और उससे कहता है कि क्यों ना हम इकट्ठे कहीं खाना खाने चले। रोआन यू मानती उससे पहले ही एक और लड़की उनके पास लीगल काउंसलिंग लेने के लिए आ जाती है और वो बताती है कि एक लड़का है जिसने मेरे साथ फ्रॉड किया है। उसकी पर्सनैलिटी कुछ और थी लेकिन बनकर कुछ और आता था। क्या मैं उस पर कोई केस कर सकती हूँ या फिर लीगली उसने मुझे कुछ हार्म किया है? एक्चुअली ये कहानी कहीं ना कहीं रोआन यू और हॉय सॉन्ग से मिलती जुलती थी। हॉय सॉन्ग बहुत कुछ जानता था लेकिन कुछ और होने का प्रिटेंड कर रहा था। रोआन यू इस गर्ल की बहुत साइड लेती है और कहती है कि हाँ वो बहुत गिरा हुआ और घटिया इंसान है, उसने तुम्हें कितना बड़ा ट्रॉमा दिया है। और यहाँ पर हॉय सॉन्ग भी हम्बली उस लड़की की साइड लेता है और कहता है वाकई ये बात सच है, लेकिन हो सकता है कि उस लड़के की अपनी कुछ मजबूरियां हो सकता है वो बताने की हिम्मत जुटा रहा हो लेकिन किसी रीजन की वजह से तुम्हें कह ना पाता हूँ, लेकिन प्यार तुमसे सच्चा करता हूँ। और साथ ही साथ ये भी कहता है कि लीगली तो तुम उस पर कोई केस नहीं कर सकती, लेकिन हाँ मॉरली वो लड़का तुम्हें अब लाइक करता है कि तुमसे माफी मांगे। और यहाँ पर वो जब माफी का शब्द कह रहा था तो रोआन यू की तरफ देखता है, इनडायरेक्टली वो उससे माफी मांग ही चुका था। वेल अब रोआन यू जाती है, बैठी हुई थी कि यहाँ पर उसके मॉम डैड की कॉल आती है। वो उससे कहने लगते हैं कि लॉयर शू और तुम्हारे बीच ऐसा क्या हुआ था, हमें तो लगा था कि तुम लोग क्लोज हो लेकिन कोई लड़ाई तो जरूर हुई है। लेकिन रोआन यू उनकी बात को टाल देती है। वेल अब इसके साथ ही हमें शाशा के बारे में पता चलता है। वो अपने डैड को सू करना चाहता था क्योंकि उसके डैड ने उसका आईडी कार्ड छुपा लिया था ताकि वो सिंगर बनने के लिए किसी बड़े शहर ना जा सके, और वो चाहता था कि हॉय सॉन्ग और चंद दोनों उसके लॉयर्स बन जाएं। अब वो लोग इसी केस को डिस्कस कर ही रहे थे कि यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि आज रोआन यू आंटी के साथ मिलकर हॉट पॉट बना रही है। वो लोग ज्वाइन तो करना चाहते थे लेकिन चंद पहले ही मना कर आया था। तो अब एक बहाने से हॉय सॉन्ग एक्टिंग करते हुए आता है कि जैसे उसे स्टमक एक हो रही है, वो बाहर का खाना नहीं खा सकता। तो आंटी उसे तुरंत इधर इनवाइट कर लेती हैं और वो अपने घर की बनी हुई एक वाइन भी लेकर आई थी। और बस वो सारे लोग इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं, बहुत सारा एंजॉय करते हैं और वाइन भी पीते हैं। वेल हॉय सॉन्ग तो काफी डिसेंट और सोबर बैठा हुआ था लेकिन रोआन यू को बहुत ही जल्द चढ़ जाती है और चंद तो एकदम टून होकर अपने कमरे में ही चला गया था। अब जब हॉय सॉन्ग पीछे मुड़ता रोआन यू नहीं थी, वो टेबल के नीचे छुपी हुई थी। वो उससे कहता तुम बाहर आ जाओ, इधर क्यों हो? वो कहने लगती है मैं छुप कर बैठी हुई हूँ, मैं तो किसी गुफा में जाकर छुपना चाहती हूँ, पर जहाँ जाती हूँ हॉय सॉन्ग आ जाता है। हॉय सॉन्ग उसके पास आता है और कहता है कि तुम उससे क्यों छुपना चाहती हो? तो वो कहने लगती है मुझे उससे शर्म आती है, बहुत एम्बैरेसमेंट होती है। मैं उसके सामने इतनी कॉन्फिडेंट और इतनी मैच्योर बनती रही लेकिन नॉवल में मैंने जो कुछ लिखा था वो सब समझ चुका था। मैंने तो यहाँ तक कह दिया था नॉवल में कि मेरा वन साइडेड क्रश नहीं बल्कि हम दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स थी। अब ऐसा बोलने के बाद मुझे शर्मिंदगी होगी कि नहीं, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा कि मैं किस तरह की लड़की हूँ। अब हॉय सॉन्ग भी उसके बाजू में बैठकर कहता है हॉय सॉन्ग तुम्हारे बारे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता होगा, बल्कि वो सोचता है कि तुम एकदम एडोरेबल और बहुत ही लवली और सेंसिबल गर्ल हो। और हाँ, तुमने ये जो बोला था ना, ये कोई एडॉप्टेशन नहीं थी बल्कि तुम दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स ही थी। हो सकता है कि वो तुम्हारी तरफ से प्यार पाकर वाकई बहुत खुश हो गया हो। वेल रोआन यू तो ड्रंक थी। नेक्स्ट मॉर्निंग उठती है तो उसे थोड़ी थोड़ी बातें याद आती हैं। ये पता चल जाता है कि उसने अपने मन की सारी बात हॉय सॉन्ग के सामने बोल दी थी और उसने आगे से कहा था कि तुम बहुत एडोरेबल गर्ल हो। साथ में कुछ और भी बोला था, कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा था, कुछ समझ नहीं आई और उसको कुछ याद नहीं आता कि उसने इसके सामने एडमिट किया था कि वो वाकई हाई स्कूल से लेकर अब तक उससे प्यार करता था। वेल अब जब वो नाश्ता करने के लिए बैठी हुई थी तो हॉय सॉन्ग उसके लिए एक सोबर करने की ड्रिंक भी बना कर लाता है। इतने में आंटी वहां पर आती हैं और उनसे कहने लगती हैं कि बाजू में ही एक कल्चरल शॉप भी है, अगर आप लोग विजिट करना चाहो तो मेरे पास एक पास है जो कि कपल्स के लिए है, तुम लोग अपनी डेट ही समझो। अब आंटी जबरदस्ती वो दे गई थी। चंद तो तुरंत ही शर्मा जाता है और हॉय सॉन्ग और रोआन यू इकट्ठे ही वो शॉप देखने के लिए जाते हैं। यहाँ के अंकल काफी रूड दिखाई दे रहे थे, काफी स्ट्रिक्ट सी बातें कर रहे थे और उनसे कहते हैं कि अगर तुम लोग कुछ बनाना चाहते हो तो पहले पेंसिल से ड्रॉ कर लो, ये ना हो कि गलती कर बैठो। अब वो दोनों सोचने लगते हैं कि हम यहाँ पर क्या बैठकर बनाएंगे। पोट्री के बारे में उन्हें कोई ज्यादा नॉलेज नहीं था लेकिन फिर उन्हें आइडिया आ ही जाता है। रोआन यू सोचने लगती है कि क्यों ना मैं यहाँ पर एक फॉक्स बनाऊं। फॉक्स एक्चुअली हॉय सॉन्ग की डीपी थी और उधर हॉय सॉन्ग भी इंस्पायर होकर एक रैबिट बनाने लगता है क्योंकि एक क्यूट सा बनी रोआन यू की डीपी थी। लेकिन अभी तक उन्होंने अपना स्केच पूरा किया था और साथ साथ डिस्कशन कर रहे थे। हॉय सॉन्ग कहता है कि शाशा अपने डैड पर केस करना चाहता है लेकिन समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। और जैसे ही वो अंकल ये सुनते हैं तो एक झाड़ू उठाते हैं और उसकी पिटाई लगाना शुरू कर देते हैं।
पता चलता है कि यही अंकल साशा के डैड हैं। अब यहाँ से बचते बचाते रुआनयू का वो हाथ पकड़ता और हवाईसंग भागने की करता है। काफी देर भागते रहते हैं, एक रोमांटिक सा सीन बन गया था। इन दी एंड बहुत देर से उन्हें रियलाइज होता है कि उन्होंने काफी देर से हाथ पकड़े हुए थे। अब फाइनली जैसे ही वो घर पहुंचते हैं तो अंकल तो वहां पर भी झाड़ू लेकर आ गए थे, लेकिन पहले उन्हें साशा दिख गया था तो बस उसकी शामत आ जाती है। अब रुआनयू और हवाईसंग कहते हैं कि क्यों ना कोर्ट से पहले ही इस बाप और बेटा की आपस में सुलह ही करा दी जाए। तो अंकल के पास जाती है रुआनयू और वो शब्दों से बहुत अच्छा खेलती थी। अंकल को रियलाइज कराती है कि आप अपने बेटे को फ्यूचर का डिसाइड करने का मशवरा दे सकते हैं, लेकिन इस तरह से खुद उसका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते। अंकल को एक्चुअली डर था कि ये जाएगा दूसरे शहर, अपना सारा कुछ गंवा कर वापस आ जाएगा, क्योंकि स्टार बनना इतना आसान नहीं होता। दूसरी तरफ हवाईसंग भी साशा के पास बैठकर उसे समझाता है कि तुम जब बड़े शहर जाओगे तो वहां पर कितने एक्सपेंसेस होंगे, सब तुम कैसे कवर करोगे। शायद यही डर है कि तुम्हारे डैड तुम्हें भेजना नहीं चाहते। ये सारा कुछ बहुत इंटरेस्टिंग जा रहा था और रुआनयू इससे इंस्पायर होकर बहुत अच्छे से अपना नॉवल भी फ्लुएंटली लिखती जा रही थी। अब जब वो टाइपिंग कर रही होती है, हवाईसंग पीछे से आता है, उसे इकट्ठे अपने साथ खाने पर ले जाना चाहता था कि यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।